नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शिक्षार्थियों, हमने अपने पिछले कार्यक्रम में जिस पाठ पे बात की थी, एक तो हमने अंधेर नगरी के शेष भाग पर चर्चा की थी और एक पाठ जो हमने चर्चा के लिए चुना था वो था अपना पराया। तो आज शिक्षार्थियों, हम जिन पाठों पर बात करेंगे उनमें एक कविता है और एक निबंध है। इस कविता का शीर्षक है बीती विभावरी जागरी और निबंध है, आपको बहुत रोचक इसका शीर्षक लगेगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना समय हम इस तरीके से इसमें सुनियोजित करेंगे कि हम दोनों पाठों पर बहुत ही अच्छे से चर्चा कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षार्थियों बीती विभावरी कविता पर। शिक्षार्थियों, ये कविता जो है इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की थी और आप जानते ही हैं कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। छायावाद की एक स्तंभ के रूप में उनकी ख्याति है और उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो ये कविता भी उनके द्वारा ही रचित है और बहुत ही सुंदर कविता है और इसे गीत के रूप में भी सस्वर गाया जा सकता है, तो इसे आप गीत भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों, हम देखते हैं कि इस कविता पर आधारित हमारे क्या उद्देश्य हैं जिन्हें हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चर्चा के बाद शिक्षार्थियों, आप कविता का भावार्थ स्पष्ट कर सकेंगे। कविता में निहित सौंदर्य बिंदु कौन से हैं उनका विश्लेषण कर सकेंगे। कविता के जो काव्यांश हैं उनकी व्याख्या कर सकेंगे, उनकी सराहना कर सकेंगे, उनका आनंद ले सकेंगे। मनुष्य और प्रकृति का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, तो इस पारस्परिक संबंध पर जो सृजनात्मक चिंतन है वो आप कर सकेंगे और उसका उल्लेख भी आप कर सकेंगे। आप समझ सकेंगे कि मनुष्य और प्रकृति किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप इस कविता की भाषा शैली पर भी टिप्पणी कर सकेंगे। रूपक अलंकार मुख्य रूप से इस कविता में देखने को मिलता है, तो रूपक अलंकार की पहचान कर सकेंगे और उसका वर्णन कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, हम सबसे पहले इस कविता का वाचन करते हैं। यद्यपि ये गीत है, इसे स्वर भी गाया जा सकता है। मैं आपके लिए इसका वाचन करती हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शिक्षार्थियों, ये कविता का एक अंश है और इसका वाचन हम करते हैं। ये कविता कुछ इस प्रकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी जागरी। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये एक कविता है और कविता, जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि ये प्रकृति पर आधारित कविता है और प्रकृति पर आधारित इस कविता को किस तरह से मानवों की तरह यहाँ पर प्रकृति के उपादानों को कार्य करते हुए दिखाया गया है, आप इसे समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ पंक्तियां लेते हैं शिक्षार्थियों और उस पर बात करते हैं, जिसमें जैसा कि हमने उद्देश्यों में भी आपको स्पष्ट किया कि हम रूपक अलंकार की पहचान कर सकेंगे और इस कविता का आनंद भी हम ले सकेंगे। तो देखिए किस तरह का चमत्कार यहाँ पर प्रकृति उत्पन्न कर रही है। तो ये इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे आरंभ की पंक्तियाँ हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? ये जो कविता है, अगर हम इसकी सराहना करते हैं तो पहले हम इसे समझते हैं इसका भाव क्या है।
भाव से पहले हम समझते हैं कि इसका संदर्भ क्या है। हमने ये तो जान ही लिया है कि प्रसाद जी की रचना है, उनके काव्य संग्रह लहर से ली गई ये रचना है। और इस कविता में, इस अंश में एक सखी दूसरी सखी को क्या कह रही है, उसे संबोधित कर रही है और क्या कह रही है कि प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ संगीत से भरी हुई है। ये प्रकृति जाग गई है। तुम अभी तक अपने सौंदर्य को, अपनी मधुरता को लेकर सो रही हो, तुम भी जागो। अब ये एक अर्थ है जो हमें एकदम से, जैसे ही हम इस कविता की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। इसका एक अन्य अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि हम इस बात का भी ध्यान रखें शिक्षार्थियों कि जब ये कविता लिखी गई थी उस समय हम आज़ाद नहीं थे, भारत आज़ाद नहीं था, हम पराधीन थे, गुलाम थे, शोषित थे। और उस समय बहुत सारे जन समुदायों में निराशा की भावना थी। बहुत लोग संघर्ष भी कर रहे थे, बहुत लोगों में निराशा की भावना भी थी। अपने अपने स्तरों पर ये जो संघर्ष चल रहा था, अलग अलग ढंग से लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। वहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने भी इस कविता के माध्यम से भी ये संकेत देने का प्रयास किया कि तुम भी जागृत हो, जन समुदाय को संबोधित करते हुए कि सब जागृत हो रहे हैं, एकता में ही बल है। हम सब मिलकर जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होंगे, अपनी स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए हम पूरी तन मन धन से संघर्ष करेंगे, तभी हम आज़ादी प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से ये संकेत भी यहाँ पर मिलता है कि यहाँ कवि हम सबको, अर्थात भारतवासियों को जागृत होने का संदेश दे रहे हैं कि सब जागो, सब उठो, सब संघर्ष करो। सब लोग अगर मिलकर संघर्ष करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। तो हम क्यों सोए हुए हैं, चलो हम भी जागते हैं। जागरण की जो लहर है वो पूरे देश में फैल रही है, तो हम क्यों सोए हुए हैं, तुम भी जागो। तो इस तरह का भी संदेश इस कविता में हमें देखने को मिलता है। तो शिक्षार्थियों, जब हम इस कविता को की पंक्तियां देखते हैं तो उससे हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर पनघट का जिक्र किया गया है। तो जैसा कि हमने देखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की कविता है, तो हम समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अधिकांश गाँव में पानी की जो पूर्ति थी वो कुएं से होती थी, नदी से या तालाब से होती थी। तो घर की स्त्रियां जो थीं वो कुएं लेकर, कुछ और बर्तन लेकर वे इन जलाशयों के पास जाती थीं और पानी भरकर लाती थीं। ये जो पानी भरने का काम है ये अभी भी हमारे गांव में होता है। अभी कुछ गांवों में पानी की सुविधा नलों के माध्यम से हो गई है, लेकिन बहुत सारे गांवों में अभी भी कुओं से पानी लाया जाता है। तो वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल होता है और ये पानी भरने का जो एक समय होता है, ये ज़्यादातर सुबह का समय होता है, जब पौ फट रही होती है, जब बहुत थोड़ा सा प्रकाश आकाश में छाया होता है। तो पौ फटते ही ये स्त्रियां पानी लेने के लिए निकल पड़ती हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसी बारे में कल्पना करते हुए ये कहा है कि यहाँ दिन का जो उजाला है वो अभी आरंभ नहीं हुआ है, रात का अंतिम पहर है और धीरे से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है वो नज़र आ रहा है। तो पता चल रहा है कि सुबह हो रही है। और सुबह आने का क्या संकेत होता है हमारे सामने, कि चिड़ियाँ भी चहचहाने लगती हैं। हमने एक कविता में भी, इसे जगाओ कविता में हमने ये सीखा था ना कि सूरज के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से जगाने की बात की गई थी। तो यहाँ भी सूरज का आगमन जो है वो जागृति का प्रतीक है। तो यहाँ सूरज की जो पहली किरण है वो आ रही है, चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं और लोग, जैसे स्त्रियाँ पनघट पर जा रही हैं, लोग अपने कामों पर निकल रहे हैं, जो खेती करने वाले जो हमारे कृषक हैं वे अपने खेत में जा रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने काम में जा रहे हैं। तो ये जो समय है, ये जो बेला है, ये सुबह की बेला है, उषा की बेला है। तो यहाँ पर
यहाँ उषा काल न कहकर शिक्षार्थियों बेला कहा गया है, क्योंकि यहाँ उषा स्त्रीलिंग है तो बेला भी स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर प्रातः वेला उषा के लिए बेला का वर्णन किया गया है, उसे चुना गया है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे शिक्षार्थियों कि अंबर को पनघट का के रूप में उसकी समानता दिखाई गई, उस पर आरोपित किया गया है। अंबर कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो एक पनघट हो, पानी भरने का घाट हो, जहाँ बहुत सारी स्त्रियां पानी भर रही हैं, घड़े भर रही हैं, धो रही हैं, खाली कर रही हैं और फिर से उसे शुद्ध पानी से भर रही हैं। और जो तारे हैं, उस अंबर में जो तारे हैं वो घड़े हैं, बहुत सारे घड़े दिख रहे हैं पनघट पर, बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारे घड़े हैं, तो तारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो घड़े हों। और उषा, उषा जो प्रातः वेला है वो एक नागरी है, वो स्त्री है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर अंबर का पनघट पर, तारे का घट पर और घड़े पर, और सुबह का उषा का एक स्त्री के रूप में जो यहाँ पर आरोप किया गया है शिक्षार्थियों, उससे यहाँ रूपक अलंकार का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ एक दृश्य हमारे सामने आता है कि स्त्री जो है वो पनघट पर घड़ा डुबो रही है, भर रही है। तो ये स्त्री सुबह है, उषा है, और पनघट हमारा आकाश है, और जो घड़े हैं वो तारे हैं। तो उषा नामक स्त्री, उषा रूपी जो स्त्री है वो आकाश में तारों को डुबो रही है। यानी शिक्षार्थियों क्या हुआ? सुबह हो रही है, आकाश में जो तारे हैं वे धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं, इस प्रकाश में डूब रहे हैं, सुबह हो रही है। तो कितना खूबसूरत दृश्य। अगर हम सामान्यतया सुबह जब मुंह अंधेरे उठते हैं तो उस समय जब हम देखते हैं तो कभी हमारे मन में इतनी खूबसूरत कल्पना क्यों नहीं आती? क्योंकि कवि अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति है, उसकी कल्पना कितनी खूबसूरत है। उन्होंने यहाँ पर एक स्त्री को घड़े भरती हुई के रूप भरते हुए दिखाया है, मानो आकाश में ये जो तारे हैं जो डूब रहे हैं, मानो एक स्त्री अपने घड़ों को डुबो रही है। तो इस तरह से ये कल्पना यहाँ पर शिक्षार्थियों की गई है। आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि इसमें हम जब इस कविता में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम इसके कुछ और भी दृश्य देखते हैं, और इनमें हम एक स्त्री जब दूसरी से ये कह रही है कि हे सखी उठ, अब रात बीत गई है, और ये जो उषा है ये अपने आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े डुबो रही है। तो इससे बहुत सारे संकेत हैं। सुबह हो रही है, कार्य का समय हो रहा है, सक्रिय होने का समय हो रहा है, तो तुम निष्क्रिय क्यों सोई हुई हो, तुम जागो। तो इस तरह शिक्षार्थियों बहुत ही सुंदर कल्पना है ये। यहाँ पर आप एक खास बात और देखेंगे कि प्रकृति को मानवों की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है, मानवों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। उषा प्रकृति की एक प्रकृति की ही एक कह सकते हैं कि एक उपादान है, और उस उपादान को मानवों की तरह एक स्त्री की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो और जो पनघट है उसे दिखाया है कि वो अंबर है। तो यहाँ पर उषा नामक जो स्त्री मानवों की तरह जो कार्य कर रही है, यहाँ घड़े डुबोती हुई जा रही, तारों रूपी जो वो घड़े डुबो रही है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का चमत्कार हमें देखने को मिलता है। अंबर, पनघट, उषा नागरी में हम देख ही चुके हैं शिक्षार्थियों की रूपक अलंकार है, और प्रातः काल का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसके अगले हिस्से में अगर हम देखते हैं तो इसमें एक अलग सौंदर्य है। देखिए यहाँ कवि कहते हैं, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा,
लो ये लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। हमने जैसे कि इसी जगह कविता में देखा, क्या देखा? सुबह सूरज के आने से संकेत पाती है कि सुबह हो रही है, पक्षी चहचहाते हैं, हवा चलती है, तो वही संकेत यहाँ दूसरे रूप में आ रहे हैं कि जिस तरह घड़ा डूबता है और उसकी आवाज़ होती है। अगर आपने कभी, आप ग्रामीण परिवेश से हो तो शायद आपको ये अनुभव हो कि जब घड़े को पानी में भरने के लिए जब डुबोया जाता है तो उसमें एक आवाज़, अलग तरह की आवाज़ आती है। तो वो आवाज़ भी यहाँ पर हो रही है, और ये आवाज़ कौन कर रहा है? ये खगकुल कर रहा है। खग यानी पक्षी, और पक्षी का कुल यानी पक्षियों का परिवार, पक्षियों का जो समूह है वो कलरव कर रहा है, वो चहचहा रहा है। सूर्य के आने से, पक्षियों के चहचहाने से ही तो हमें ये संकेत मिलता है कि प्रकाश हो रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। और क्या होता है? हवा चलती है, तो धीमी धीमी इस हवा में कोंपलें जो हैं वो थिरक रही हैं। और ये जो लता है, ये सखी दूसरी को कहते हुए ये सब संकेत बता रही कि ऐसा हो रहा है, तुम भी उठो। और उसे आगे बताते हुए वो कहती है कि ये जो लता है वो अपने अधखिले रूप की जैसे गगरी में नया रस भरकर ला रही है। जो छोटी सी कली है, अधखिली है, और उसमें बहुत सारा पराग भरा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है मानो ये लता जो है ये भी एक किस्से के रूप में इस अधखिली गगरी में वो रस जो है, अधखिली कली में रस की गगरी भरकर ला रही है। तो इस तरह शिक्षार्थियों, बहुत ही सुंदर रूपक यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने शिक्षार्थियों इन पंक्तियों में देखा कि पक्षी चहचहाते हैं, मंद मंद हवा चलती है, पेड़ पौधों में सभी में वो सक्रियता, वो हलचल नजर आती है। और इन हलचल के होने से भी हमें जागृत होने का संदेश मिलता है। अब जैसे खग कुल के बारे में जो बात हो रही है, तो यहाँ पर भी कुल का प्रयोग किया गया है। और जब कुल का प्रयोग किया गया है तो वो कुल जो ध्वनि हो रही है, तो एक तरह से शिक्षार्थियों हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुल जो शब्द है इसका एक से अधिक बार प्रयोग हुआ, और हर बार इसका जो है अलग अर्थ हमें देखने को मिला। पहली बार खगकुल यानी पक्षियों का समूह, और दूसरी बार ये जो कुल की आवाज़ है उससे उसके लिए ये कुल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह शिक्षार्थियों इस अंश में भी हम देखते हैं कि लता रूपी स्त्री है, लता रूपी उषा जो है, उसी तरह से लता भी एक स्त्री के रूप में कार्य कर रही है। वो अधखिली कली की रस से भरी हुई गगरी भरकर ला रही है। तो मानवीकरण अलंकार हमने जान ही लिया है, और रूपक अलंकार भी है, क्योंकि अधखिले जो फूल हैं, जो कली हैं, उनमें रस से भरी हुई गगरी का आरोप किया गया है। और खगकुल, कुलकुलसा, इसमें भी कुल का जो बार बार प्रयोग हुआ है उससे क्या हुआ है? अनुप्रास अलंकार हम का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। और यमक अलंकार के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब इसकी जो अगली पंक्तियां हैं शिक्षार्थियों, हम उसे देख लेते हैं। ये पंक्तियां हैं, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो ये इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं शिक्षार्थियों, और इन्हें जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि सखी बहुत तरह से संकेत देते हुए अपनी दूसरी सखी को उठा रही है और उसे संबोधित कर रही है कि सुबह हो गई है, सारा विश्व जो है वो अपने कार्यों में लग गया है, लेकिन तू अभी भी निष्क्रिय है। तू अपने होठों में जो प्रेम है, जो स्नेह है,
वो तेरे होठों में अभी भी उतनी ही मादकता से है, उतनी ही तीव्रता से है। तेरे बालों में, तेरे केशों में इतनी सुगंधित वायु है, वो अभी तक बंधी हुई है। तेरी आंखों में अभी भी वो आलस है, वो रात की खुमारी है। तो ये सभी जो यहाँ पर संकेत दिए, इन सभी संकेतों को लेकर तू सो रही है, तू उठ। तो यहाँ पर क्या तात्पर्य हुआ शिक्षार्थियों? तेरे होठों पे वो जो प्रेम है वो कम नहीं होता। सुबह हो गई है, अब कार्य करने का समय है। तो ये आलस छोड़। ये जो तेरे बालों में जो इतनी सुगंधित वायु जो बसी हुई है और जो तेरी अलसाई हुई आंखें हैं, उन्हें तू सक्रिय कर, तू उठ। तेरे पास वो सभी कुछ है जो तुझे सक्रिय कर सकता है। तुझ में वो जोश है, वो जागृत होने का वो मादा है, वो तत्परता है। तुझ में वो तत्परता सोते हुए भी है, लेकिन तू जागृत नहीं है। इसलिए तू जागृत होकर यहाँ पर और अधिक सक्रियता से निखर कर कार्य में लग जा। तो इस तरह से शिक्षार्थियों ये हमारी कविता है, और इस कविता में हम शिक्षार्थियों देखते हैं कि इसका जो भाव सौंदर्य हमने अपनी चर्चा के दौरान जाना कि इसका जो भाव सौंदर्य है उसमें प्रकृति स्त्री की तरह कार्य करती हुई दिखाई दी है। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी इस प्रकृति आधारित कविता को भी जन जागरण से जोड़ा है। उन्होंने जागृत होने का संदेश यहाँ पर दिया है। छोटी सी कविता है, संदेश बहुत बड़ा है। सक्रिय होने की जो प्रेरणा है वो अपने आप में विशिष्ट है। और जब भाषा सौंदर्य की शिक्षार्थियों हम बात करते हैं तो भाषा सौंदर्य में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं शिक्षार्थियों, खड़ी बोली में लिखी हुई कविता है। तत्सम शब्द भी हैं और अलंकार, मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास और यमक अलंकार हैं। और जो कविता है ये बहुत ही मोहक, बहुत ही सुंदर कविता, मन को मोह लेने वाली कविता है। तो शिक्षार्थियों ये इस कविता पर आधारित हमारी चर्चा थी। इस चर्चा को हम यहाँ पर छोटा सा विराम देते हैं, और इस अल्प विराम के बाद जब हम आएंगे तो हम अपने अगले पाठ पर चर्चा करेंगे, जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ एक विराम हम लेते हैं। तो इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम जिस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं हम बता चुके हैं, और कि ये पाठ जो है वो एक निबंध है, और इस निबंध का क्या शीर्षक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार ने इस विषय पर ये निबंध लिखा है। तो क्या कारण रहा होगा, कैसी उस समय उनकी मन में किस तरह के भाव आ रहे होंगे कि उन्हें इस विषय पर एक निबंध लिखने का, और वो भी उन्होंने ललित निबंध इस पर लिखा है, तो उसकी क्या आवश्यकता हुई होगी। तो ये शीर्षक अपने आप में हमें बहुत अधिक उत्सुकता जागृत करता है। मुझे ये विश्वास है आपने ये पाठ पढ़ा भी होगा, तो आप जानते होंगे हम इस पाठ में किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन कुछ शिक्षार्थी हमारे ऐसे होंगे जो शायद पहली बार ये पाठ यहाँ पर इस चर्चा में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षार्थियों। हम एक कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी बगिया है, छोटा सा बाग है, या थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ हमने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। हम कुछ समय के लिए कहीं चले जाते हैं और हम सिर्फ पानी देने तक के लिए हम किसी को ये जिम्मेदारी सौंप जाते हैं जो इसका ध्यान रखते हैं। जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं, मान लीजिए हम 1 महीने में 2 महीने में हम वापस आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बेल हैं वो बहुत अधिक बढ़ गई हैं और इधर उधर सब फैलने लगी हैं, और जो बड़ी झाड़ियां हैं वो किसी आकार में नहीं हैं, वो अलग अलग ढंग से, अलग अलग दिशाओं से वो बढ़ रही हैं। ऐसा ही होता है, आपको भी अनुभव हुआ होगा, मुझे भी इस बारे में बहुत अच्छे से अनुभव हुआ है।
तो हम क्या करते हैं कि हम उसे काट छांट देते हैं। तभी हमें लगता है कि हाँ, ये नियंत्रण में है, जो हमारी बगिया है वो हमारी बगिया हमारी है। तो हम उसे देखते हैं कि इस बेल को हमें किस दिशा में चढ़ाना है, इस झाड़ी को हमें क्या आकार देना है, कितना हमें काट छांट करनी है। तो वो सब काम हम खुद देखते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, और इन बहुत सारी बातों में कुछ ऐसी भी हैं जो अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसे भी विचार हैं जो हमें लगता है कि हम इतने बुरे हो सकते हैं, हम इस तरह की बात सोच रहे हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम अपने खुद पर भी कई बार नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम अपने मन को संस्कार युक्त बनाते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये जो मन को हम नियंत्रित करते हैं, संस्कार जो हैं हमारे, वो हमें इस नियंत्रण के लिए, इस अनुशासन के लिए बाध्य करते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करते हैं। तो ये सब जो विशेषताएं हैं, ये हमारी मनुष्य होने की विशेषताएं। अगर ये नहीं होंगी और हमारा जैसे मन चाहेगा हम वैसे रहेंगे, हम जैसा चाहेगा, जैसा हमारा मन करेगा हम उसी तरह से किसी से बात करेंगे, हम इस तरह का व्यवहार करेंगे जो शायद समाज की दृष्टि से अच्छा ना माना जाए, जिसे स्वीकार न किया जाए। तो अगर ऐसा रहेगा तो हमें और अन्य जीवों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पर आधारित ये पाठ है, और इसकी जो प्रमुख उद्देश्य हैं शिक्षार्थियों आपके समक्ष हैं। हम इस चर्चा के माध्यम से मनुष्य द्वारा पशुता को दबाने के लिए किए गए कौन से प्रयास हैं उनका उल्लेख हम कर सकेंगे। संयम क्या है, ये जो नियंत्रण है खुद पर, ये संयम और अनुशासन जैसे गुणों का क्या महत्व है उसे स्पष्ट कर सकेंगे। परिस्थितियों के अनुसार हम उचित और अनुचित का अंतर समझ सकेंगे और उसका वर्णन भी कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें सही और गलत के बीच अंतर करना नहीं आता है तो फिर हमारे उस ज्ञान का क्या लाभ है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। और मानव सभ्यता के जो क्रमिक विकास में मानवीय जो प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण ही हम कर सकेंगे। किसी भी समस्या के जो विविध पहलू हैं उस पर हम विचार कर सकेंगे और समाधान के तरीकों का उल्लेख कर सकेंगे। सफलता क्या है, सार्थकता क्या है, इसमें हम अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, यहाँ इस निबंध का आरंभ एक बच्ची की छोटी सी जिज्ञासा से हमारे सामने देखने को मिलता है, जब वो प्रश्न करती है अपने पिता से। और उसी रूप में शिक्षार्थियों यहाँ पर द्विवेदी जी ने ये यहाँ निबंध की शुरुआत की है। और इस प्रश्न से जो द्विवेदी जी हैं वो एक पूरी सोच जो है अपने मन में वो विकसित करते हैं। वो पूरा आरंभ से लेकर अंत तक वो एक यात्रा, विचार की यात्रा करते हैं और उसके बाद उन्हें शब्दों में पिरोकर हमारे सामने रखते हैं। तो यहाँ पर आरंभ हुआ है नाखून से। तो यहाँ द्विवेदी जी कहते हैं कि जो नाखून है, आरंभ में प्राचीन काल में ये जो नाखून थे ये मनुष्य की जीवन रक्षा के उपाय थे। वो अपने बचाव करने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसने अपने बचाव करने के लिए कुछ और उपकरण बना लिए, कुछ हथियार बना लिए। और फिर ये जो बचाव था, बचाव की जो ये प्रवृत्ति थी, ये दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति में भी परिवर्तित हो गई, यानी मनुष्य बर्बर हो गया। तो ये जो पशुता की जो प्रवृत्ति है, हम सोच सकते हैं शिक्षार्थियों कि पहले मानव और पशु में बहुत अंतर नहीं था। मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए
इस तरह के कार्य करने होते थे कि उसे बचाव के लिए कुछ इस तरह के उपकरण बनाने होंगे जिससे वो जंगली जानवरों से अपना बचाव कर सकता होगा। और इसी तरह उसने अपने भोजन को तैयार करने के लिए, किसी फल को तोड़ने के लिए, किसी और कार्य के लिए उसने इन उपकरणों का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जहाँ पर वो जीवन रक्षा के लिए, अपने खाने पीने के लिए भी जब वो नाखूनों का इस्तेमाल करता होगा, दांतों का इस्तेमाल करता होगा, तो इन्हीं से वो औरों को चोट भी पहुंचाता होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? नाखून हथियार के समान ही पहले काम में आते थे। तो पहले तो ये आवश्यकता थी, उसे अपना अस्तित्व बनाकर रखना था। लेकिन धीरे धीरे आदमी ने बाकी चीज़ों की भी सहायता लेनी शुरू की। उसने पेड़ की डालियों को नुकीला बनाया, टहनियों को इस तरीके से इस्तेमाल किया, छोटे बड़े पत्थरों को नुकीला बनाया और फिर उनका लकड़ी के इस तरह से उसकी एक वो जैसे कुल्हाड़ी है उसके फल में उसको लगाकर पत्थर को के फल को उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरह से उसने कुछ तरीके ईजाद किए कि जिनके माध्यम से वो अपने बचाव के लिए या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए उसने इस तरह का काम किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शिक्षार्थियों कि पहले पत्थर का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद लोहे के हथियार बनाने शुरू हुए। कुल्हाड़ी में भी तो नुकीला लोहा इसी तरह से लगाया गया होगा, तलवार इसी तरह से बनी होगी, कटार इसी तरह से बनी होगी। तो हमारे जो प्राचीन जो हमारा वाङ्मय है, हमारे जो पुराण हैं, उनमें इस तरह के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं शिक्षार्थियों, जहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है कि हथियारों के कारण जो हमारे देवी देवता भी जो माने जाते थे, वो मनुष्य के पास सहायता के लिए आते थे। इस तरह के वर्णन बहुत हमारे कथाओं में मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इतिहास का जो क्रम है उसमें हमारी ये प्रवृत्ति भी विकसित होती गई। पहले जो नाखूनों से हम बचाव करते थे, धीरे धीरे हम हथियार बनाने लग गए। तो इस तरह शिक्षार्थियों इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बच्चे की जो जिज्ञासा है उसके माध्यम से पूरी मानवता में छाई हुई जो पशुता की प्रवृत्ति है उसका वर्णन किया है, उस पर विचार किया है, उसका विश्लेषण किया है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस बारे में पूरा बताया है कि पहले हम कैसे अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए इन नाखूनों का या हथियारों का उपयोग करते थे और धीरे धीरे हमने दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए हमने इन हथियारों को साधन के रूप में इस्तेमाल किया। तो क्या हमारे लिए ये सही था? क्या हम मनुष्य ही रहे? क्या हमने पशुओं की तरह बर्ताव नहीं किया? पशु भी तो बिना सोचे समझे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। जहाँ भी उन्हें ऐसा लगता है कि ये पशु मुझे हानि पहुंचाएगा, वो पहले ही उस पर झपट पड़ते हैं। तो मुझ में वो नियंत्रण क्यों नहीं है? मनुष्य ने क्या कभी ये नहीं सोचा? इस बारे में यहाँ पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही स्पष्टता से, सहजता से यहाँ वर्णन किया गया है। बहुत ही कह सकते हैं कि विचार आपको ये विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपना आत्म मंथन करें और इस बारे में हम जानें। क्योंकि ये जो नाखून हैं, सिर्फ इन नाखूनों से ये बात समझ में आ रही है कि हम जब तक हथियारों का इस्तेमाल दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों का शोषण करने के लिए करेंगे, तब तक हम मनुष्य के रूप में हम खुद को कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। हम अपने आप को परिभाषित नहीं कर सकते हैं मनुष्य के रूप में। तो इस बारे में यहाँ पर समझाया गया है और बताया गया है। अब आज के समय में जो हम देखते हैं, हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो हमारे माता पिता हमें टोकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी टोकते हैं।
जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब शिक्षिकाएं शिक्षक जब देखते हैं कि उनके नाखून, उनकी बकायदा जांच होती है कि नाखून कटे हुए हैं, बाल कटे हुए हैं, तो नाखूनों के बड़े होने पर भी उन्हें टोका जाता है। क्यों टोका जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो नाखून है, ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो पशुता है, जो वहशियत है, उसकी निशानी है ये नाखून। तो अगर ये हम इन्हें बढ़ने दे रहे हैं, तो हम इनको एक तरह से, इनकी जो पशुता है उसे हम खुला छोड़ रहे हैं, उस पर हम किसी तरह का अंकुश नहीं लगा रहे हैं। हमें इसलिए इन्हें काटना है क्योंकि हम इस पशुता पर अंकुश लगाने के हिमायती हैं, हम इसके पक्षधर हैं। तो इस तरह से नाखून काटने की जो परंपरा है, या नाखून काटने के पीछे जो तथ्य है या जो शिक्षा है, वो यही है कि हम सभ्य कहलाना चाहते हैं। हमारे नाखून कटे हुए हैं, नाखूनों में कोई गंध नहीं है, हम स्वस्थ रह सकते हैं, और ये जो नाखून है किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें मानवों की तरह व्यवहार करना है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य में पशुता का बढ़ना है। और जब ये पशुता बढ़ती है तो सिर्फ किसी को नुकसान, सिर्फ शारीरिक ढंग से नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है, उनके अनुसार हम में लोभ भी बढ़ रहा है, हम में लालच भी बढ़ रहा है। जब हम दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं तो हम बहुत ही धैर्य से, बहुत ही आराम से थोड़ी ना हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, हम में एक वैर भावना रहती है कि हमें उसको दुख पहुंचाना है, शारीरिक ढंग से दुख पहुंचाना है। तो एक ईर्ष्या की भावना भी होती है कि हमारे पास ये कम है, उसके पास ये ज़्यादा है। तो इस तरह से एक ईर्ष्या की भावना भी हमारे भीतर इन नाखूनों के रूप में उस पशुता को उकसाती है। तो हमें नाखूनों को काट कर इन बुराइयों पर अंकुश लगाना है, इन पर विजय प्राप्त करना है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर शिक्षार्थियों यहाँ द्विवेदी जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और इसीलिए हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया, और इस निबंध के माध्यम से हम सभी ये बात सोचने के लिए एक तरह से प्रेरित होते हैं कि क्या सचमुच हम में इतनी पशुता है? क्योंकि आप देखेंगे कि युवा लोग, लड़के और लड़कियां नाखून बढ़ाते हैं, उन्हें बहुत ढंग से सजाते हैं, और जब उन्हें साज सज्जा उसकी होती है तो एक तरह से ये भी हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में भी इस तरह से नाखूनों पर चित्रकारी होती थी, और अभी भी बहुत तरीके से नाखूनों को युवा लोग सजाते हैं। बहुत लोगों को इस बारे में शौक होता है। तो हम कला प्रेमी भी हैं, हमें अच्छा भी लगता है, हम नाखूनों को सजाकर कुछ आनंद का अनुभव भी करते हैं। तो ये बात इस बात की भी द्योतक है कि हम बहुत छोटी से छोटी नाखून जैसी तुच्छ वस्तु है, हम उसको भी एक मानवीय स्पर्श दे देते हैं, उसको एक बहुत ही अच्छा बना देते हैं, तो कला युक्त बना देते हैं हम नाखूनों को भी। तो इस तरह से ये एक जो फैशन है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारी एक जन्मजात प्रवृत्ति है। नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, दांत जो हैं वो टूटकर फिर आते हैं, ऐसे ही हमारे जो पलकों के बाल हैं वो भी गिरते हैं। ये सब हमारे नियंत्रण में तो नहीं है ना? लेकिन ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, ये जो सभी कार्य हैं, ये जन्म के साथ ही हमें मिलती हैं। लेकिन हम इन नाखूनों को काटकर हम इस बात को सिद्ध करते हैं कि हम में पशुता की जो प्रवृत्ति है, जो बार बार बढ़ रही है, जो नाखूनों के रूप में पशुता की जो प्रवृत्ति बार बार सिर उठाती है, हम उसे काटकर वास्तविक मनुष्य बनना चाहते हैं। तो इस तरह शिक्षार्थियों, ये जो पूरा निबंध है, ये मुख्य रूप से इसी बात पर आधारित है कि ना तो नाखूनों का बढ़ना बंद होगा, और ना हम इस दुनिया में हथियारों का प्रयोग बंद हो रहा है। कितनी तरह के जो हथियार हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, यानी हम में
पशुता की भावना है। अब यहाँ एक जिक्र ये भी आया है कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो अंग्रेजी के जो समाचार पत्र थे उनमें इंडिपेंडेंस शब्द लिखा हुआ था, और जबकि हिंदी के जो समाचार पत्र थे उनमें स्वाधीनता दिवस लिखा हुआ था। तो लेखक ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस का जो अनुवाद है वो अनधीनता है, यानी हम किसी के भी अधीन नहीं हैं, लेकिन स्वाधीनता नहीं है। तो भी सभी जो समाचार पत्र हैं उन्होंने जब हिंदी में लिखा है तो उन्होंने स्वाधीनता लिखा है। तो हमारी जो ये भाषा है ये एक संस्कृति से, एक संस्कार युक्त सभ्यता से ही जन्म लेती है। तो कितनी खूबसूरती से शिक्षार्थियों द्विवेदी जी ने यहाँ पर ये बताया है, और साथ में ये भी बताया है कि अनुशासन जो है वो हम बाहर से थोपा हुआ अनुशासन नहीं है हमारा, हमने अपने आप को नियंत्रित किया है, अपना बंधन स्वीकार किया है, अपनी अधीनता स्वीकार की है, स्वाधीनता। और हम अनुशासन के माध्यम से, हम जो ये स्व का बंधन, जो अपना बंधन है, उसी से हम संस्कार युक्त हैं। और इसीलिए भारतीय सभ्यता इतनी महान कहलाई है। तो यहाँ जो ये स्व का अंकुश है, अपना अंकुश है, जो आत्म नियंत्रण है, जो संयम जिसकी बात करते हैं हम, ये इस बात का द्योतक है कि हम किसी बाहरी अंकुश के नहीं बल्कि अपने आप खुद पर अंकुश लगाने के योग्य हैं। तो ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से ये निबंध है, और इस निबंध में बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है, और यहाँ ये भी बताया गया है कि हमें वैज्ञानिक सोच जो है उसका हमें बहुत ही अच्छे ढंग से निरीक्षण करना चाहिए और उसके बाद ही उसे अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में भी बहुत सारी बातें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ही अपनाई गई हैं, और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो वो वहाँ भी सही सिद्ध होती हैं। तो इस तरह से यहाँ शिक्षार्थियों द्विवेदी जी ने पशु की जो प्रवृत्ति है उसे अंकुश, अपने संयम द्वारा अंकुश लगाने के लिए संदेश दिया है। तो ये हमारा कह सकते हैं कि उद्देश्य है कि हम इस बात को भली भांति समझें कि ये हम जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बिना कारण किसी पर क्रोध करते हैं, ये सही नहीं है, सत्य के विरुद्ध है। तो यहाँ हमें सोच विचार करना है, संयम रखना है, और सत्य का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो लेखक महात्मा बुद्ध का भी संदर्भ देते हैं और कहते हैं कि दूसरों का जो दुख है उसे हम अपना दुख समझें, उनके प्रति समानुभूति रखें, तभी हम मानव कहलाएंगे। मानव का एक ये धर्म है, प्रमुख धर्म है, दूसरे दुखी को जो है उसे सुखी करना, उसके दुख को अपना दुख समझकर उसके दुख का उपाय करना। तो हम इसके लिए परिश्रम करें, दूसरों के सुख के लिए कार्य करें, और तभी हम खुद भी सुख अनुभव करेंगे। तो यहाँ जब ये सारी बातें होती हैं तो वहाँ इस बारे में भी जिक्र है कि जब वो कहते हैं कि एक बूढ़ा था, जब उसकी बात मानी कि नहीं मानी, उसे मरवा दिया गया। तो यहाँ इस बारे में सीधे सीधे न कहकर महात्मा गांधी जी का यहाँ पर जिक्र करके ये बताया गया है कि अहिंसा के जो प्रतीक हैं महात्मा गांधी, उनको भी इस रूप में झेलना पड़ा, उनकी हत्या हुई, और हमें इस रूप में एक इतनी बड़ी हानि हुई क्योंकि कुछ मानव जो थे वे
इस संयम को, इस आत्म अनुशासन को नहीं मानते थे। अहिंसा के समर्थक महात्मा गांधी की भी हत्या करा दी गई। तो ये शिक्षार्थियों हमारा निबंध था। इसकी जब हम भाषा शैली की बात करते हैं तो भाषा शैली में हम देखते हैं कि तत्सम शब्दों की प्रधानता है, और तत्सम शब्द यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिक्षार्थियों। ये सभी कुछ शब्दों को यहाँ पर चुना गया है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ तत्सम शब्द हैं शिक्षार्थियों, वहाँ पर आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अब देखिए, जैसे झगड़े, टंटे, पछाड़ना, अभागे, बेहया, इस तरह के जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं उन शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। साथ ही मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे लोहा लेना, कमर कसना, कीचड़ में घसीटना इत्यादि। अब छोटे छोटे प्रश्न हैं यहाँ पर, और ये जो प्रश्न हैं ये बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी समस्या का समाधान भी करते हैं। और आप देखिए, इसमें यही प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं। और यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जब इन प्रश्नों का विश्लेषण किया है तो उन्होंने वहाँ पर समाधान भी सुझाए हैं। अब शब्दों का उन्होंने बहुत ही सिद्धस्त ढंग से प्रयोग किया है। उन्होंने सीधा सीधा ये नहीं लिखा है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई। उन्होंने क्या कहा कि एक बूढ़ा था। तो यहाँ पर एक बूढ़ा था, तो हम इस बात को अच्छे से समझ गए कि ये किसकी बात हो रही है, किसका जिक्र हो रहा है। महात्मा गांधी जी का जिक्र हो रहा है। ऐसे ही शब्दों का उन्होंने सटीक चयन किया है, और उनका जो सांकेतिक अर्थ है वो भी बहुत अच्छे ढंग से हमारे समझ में आता है। जब वो कहते हैं कि बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। अगर अच्छी लगी होती तो गोली क्यों मारी जाती? तो ये हम समझ सकते हैं कि अच्छी नहीं लगी कुछ लोगों को, तो उन्हें गोली मार दी गई। तो शिक्षार्थियों, यहाँ पर एक बात जो हमने इस चर्चा के आरंभ में भी की थी कि इतने सारे निबंध, इतनी प्रकार के निबंध होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, विश्लेषणात्मक, समस्या प्रधान होते हैं। तो निबंध में एक प्रकार जो है वो ललित निबंध भी है। तो ये जो निबंध है इसमें हमें उतना ही आनंद आता है जैसे कहानी को पढ़ने में आता है। तो बहुत ही अनौपचारिक शैली है, बहुत ही सहज ढंग से ये निबंध है, और ये ललित निबंध जो है इन्हें भी हम सृजनात्मक साहित्य की ही श्रेणी में रखते हैं। तो शिक्षार्थियों, हमने बहुत अच्छे ढंग से इस बारे में विचार किया, सोचा, चर्चा की कि जो नाखूनों का जो बढ़ना है वो मानव की जो पशुवत उसका जो जीवन है उसकी निशानी है, और उन्हें काटना मानवीय, सभ्य और संस्कारित होना है। और जो अधिकाधिक और विकसित जो ये अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने का जो वातावरण बना, ये ऐसा आचरण है जिसके मूल में पाशविक पशु प्रवृत्ति है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये हमारा पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं, और हमने बात की बीती विभावरी जागरी कविता पर। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चर्चा से इन पाठों को समझने में, विचार करने में आपको मदद मिली होगी। हम अपने अगले कार्यक्रम में एक और पाठ लेकर आपके समक्ष आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।